दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। खुदाई से जो भी प्राप्त हुई वस्तुएं हैं उनके बारे में कुछ देखने के बाद जो भी चीजें मिली है वहां से उसके बारे में कुछ समझेंगे। क्या उस समय की परिस्थितियां थी, वो वस्तुएं आज की परिस्थिति से कैसे मेल खाता है, क्योंकि जो भी वस्तुएं मिली है हड़प्पा सभ्यता से उन सारी वस्तुओं को आज के परिप्रेक्ष्य में मिलाकर इतिहासकारों ने उसे देखा, परखा और उसके बाद उस समानता किया गया। तो आज की जो वस्तुएं हैं और उस समय की जो वस्तुएं थी वो दोनों में कितनी समानताएं हैं इनके बारे में भी देखेंगे। पूरी तरह कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। ये तो सब जगह लिखा हुआ मिलेगा, ये मिला वो मिला, लेकिन उन सारी वस्तुओं को जो मिला है वो सारी वस्तुएं आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार मिलान करता है या मेल खाता है, क्योंकि आज जो भी वस्तुएं मिली है वो आज के परिप्रेक्ष्य में देखकर उसे मिलान किया गया है। चलिए हम लोग इसी क्रम में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, तो सारे स्थल को आपको पता है लगभग 2800 स्थल मिला है। तो 2800 स्थल को नहीं देखेंगे, लगभग 10-12 स्थल है जो कि मेन है, पॉइंट है, उनको देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग आगे से सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन के बाद अंत में इसकी पतन की तरफ चले जाएंगे। तो प्रमुख स्थलों में पहला स्थल है हड़प्पा सभ्यता। का नाम है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन पहला स्थल है आपका हड़प्पा। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक गुजारिश है कि जो भी नए हैं आप सब्सक्राइब कर लेंगे और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला स्थल है हड़प्पा। देखिए इनके बारे में आप लोगों को कुछ तो पता होगा और नहीं पता है, तो चलिए हम लोग आए देखते हैं हड़प्पा स्थल के बारे में। देखिए हड़प्पा स्थल जो है वो कहाँ है, आपको पता है कि ये पाकिस्तान में अभी अगर हम देखें, अभी का परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पाकिस्तान में। तो जब 1921 में पहली बार इसको खोजा गया था, ऐसी बात तो नहीं है कि 1921 में ही, 1826 में पहले ही चार्ल्स मैसन करके व्यक्ति ने इस स्थल के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर 1856 में एक बात तो आप ध्यान रखें इस बात को लेकर कि 1826 में, ठीक है, 1826 में चार्ल्स मैसन, ठीक है, इसने जानकारी देते हैं कि यहाँ पे कोई स्थल है। उसके बाद 1856 में जब रेलवे की विकास हो रहा था उस समय में भी जानकारी मिलती है, लेकिन इसे पहली बार जो खोदा गया वो या उत्खनन किया गया वो समय है 1921। व्यक्ति इंडियन एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, सर दयाराम साहनी, ठीक है, याद रखेंगे सर दयाराम साहनी, इस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। इसने उत्खनन करवाए थे और देख रेख किसका था, तो याद रखेंगे जॉन मार्शल, ठीक है, देख रेख किसकी देख रेख में किया गया था, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे, तो याद रखेंगे उस समय का महानिदेशक यानी डायरेक्टर आप कह सकते हैं, महानिदेशक किसका, ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक हुआ करते थे जॉन मार्शल। एक व्यक्ति का और नाम याद रखेंगे, वो व्यक्ति का नाम है माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, वत्स, ये व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा स्थल की खुदाई से कौन कौन संबंध रखते हैं, ये सब का नाम दिया हुआ था, यानी दयाराम साहनी का, जॉन मार्शल और माधव स्वरूप वत्स। तो इन तीनों का नाम याद रखेंगे, ठीक है। याद रखेंगे हड़प्पा स्थल की पहली बार पता लगा था 26 में चार्ल्स मैसन के द्वारा,
फिर 56 में रेलवे जब खुदाई हो रहा था, यानी रेलवे लाइन के जब बिछाया जा रहा था रेलवे लाइन कराची से लाहौर के बीच में, उस समय भी देखा गया। लेकिन खुदाई पहली बार 1921 में हुआ था। सर दयाराम साहनी के नेतृत्व में निदेशक के तौर पे थे जॉन मार्शल, जो ASI का महानिदेशक थे। और आगे चल के एक व्यक्ति और नाम जोड़ता है, जैसे माधव स्वरूप वत्स। इन सब का नाम याद रखेंगे। ये स्थल है कहाँ? इससे पहले एक नदी का नाम याद रखेंगे, किस नदी किनारे यह स्थल है। तो याद रखेंगे वो नदी है रावी नदी। रावी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। याद रखेंगे, चाहे कोई भी सभ्यता हो, किसी न किसी नदी किनारे विकसित हुआ, क्योंकि नदी किनारे से उसे पीने का पानी, जानवरों को पिलाने का पानी, उपजाऊ मिट्टी, सब कुछ प्राप्त होता था। ठीक है, तो ये सारे का सारे ये जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी किनारे बसा हुआ था। याद रखेंगे पाकिस्तान का एक जिला जिसका नाम है माउंट गोमरी, ये जिला है पाकिस्तान में, यहीं पर मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। ये पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान में है, याद रखेंगे ये चीजें। तो ये इंफॉर्मेशन है सिर्फ हड़प्पा के बारे में कि इन सब नाम को 1826 में चार्ल्स मेसन, 56 में रेलवे द्वारा, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, जॉन मार्शल और माधव स्वरूप। स्थल किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे, माउंट गोमरी जिला, पाकिस्तान, पंजाब प्रांत। इतना तो हो गया। ठीक है, अब मेन बातें यहां पर चलते हैं। स्टुअर्ट पिगट एक व्यक्ति का नाम आएगा, ध्यान रखेंगे, पिगट महोदय। इसने हड़प्पा के बारे में कहा गया था कि ये अर्ध औद्योगिक शहर है। ठीक है, यानी पूर्ण औद्योगिक शहर आप नहीं कहा गया था या नगर नहीं कहा गया था, ये कहा था कि अर्ध औद्योगिक शहर है। इनके बारे में चीज और रखेंगे याद कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इसने जुड़वा राजधानी कहा था। किसने कहा था? पिगट साहब ने कहा था। ठीक है, जुड़वा राजधानी कहा था। एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो शहर है, तो ये दुर्ग और नगर दोनों बटा हुआ था। एक बात ध्यान रखेंगे, दुर्ग और नगर दोनों बटा हुआ था। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो इसका दुर्ग हुआ करता था वो बड़ा ही अच्छा हुआ करता था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी दुर्ग के वजह से एक व्यक्ति आएंगे जिसका नाम होगा व्हीलर। ठीक है, व्हीलर नाम होंगे। ये इसी दुर्ग के वजह से उस दुर्ग को इसने कहा था माउंट एबी। ध्यान रखेंगे, माउंट एबी। इसके पास जो दुर्ग था उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, इस दुर्ग के वजह से इस दुर्ग को, जो एक खास तरीका दुर्ग हुआ करता था हड़प्पा स्थल में, उस दुर्ग को व्हीलर साहब ने माउंट एबी नाम दिया था। इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर एक कब्रिस्तान मिला था। ठीक है, याद रखेंगे, एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम दिया गया है RH। ठीक है, R37। ठीक है, एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है R37, या आप कह सकते हैं समाधि R37। ये इतना चीजें आपको दिमाग में एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, किसी पर कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इतना चीजें एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। पिगट साहब ने इसे अर्ध औद्योगिक शहर कहा। व्हीलर ने माउंट एबी, उन दुर्ग को जो हड़प्पा स्थल में था उसको कहा। कब्रिस्तान मिला है, इन कब्रिस्तान को R37 या समाधि R37 के नाम से जाना जाता है। साथ साथ कुछ चीजें और मिला है, जैसे कि याद रखेंगे वो है शंख। ठीक है, शंख का बना बैल, ध्यान रखेंगे, शंख का बना बैल। दूसरा है, याद रखेंगे, वो है स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में ये कहा गया कि ये
उर्वरता की देवी के रूप में से पूजा किया जाता होगा, उर्वरता की देवी के रूप में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे है पीतल का बना, ठीक है, पीतल का बना इक्का गाड़ी, ठीक है, इक्का। और लास्ट में एक चीज है ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा, ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा, चबूतरा, इतना कुछ मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सब के बारे में। इतना जानने के बाद आगे सन का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, पीतल का बना इक्का और ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा, इन सब ये सब मिला है। ध्यान रखेंगे स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा का यहाँ मतलब है कि उर्वरता की देवी का पूजा किया जाता होगा। ठीक है, ये था आपका हड़प्पा स्थल। आगे बढ़ते हैं हम लोग और दूसरा स्थल को लेते हैं जो है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, सेकेंड स्थल है आपके पास मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है और आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे उत्साह होती है और आगे भी वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित होता हूं। तो कम से कम आप लोग एक लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे, क्योंकि आप मुझे साथ देंगे तो मैं भी आपके साथ साथ आगे बढ़ सकता हूं, नहीं तो फिर अकेला कब तक चलेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो कम से कम एक लाइक तो बनता है और दोस्तों से शेयर भी करेंगे। अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखेंगे अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। ये स्थल के बारे में, इस स्थल के बारे में इसका शाब्दिक अर्थ कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसकी शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों की टीला। ठीक है, मृतकों की टीला, ये शाब्दिक अर्थ है इसका। इसकी खोज 1922 में, याद रखेंगे, व्यक्ति है राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। ठीक है, 1922 में। ध्यान रखेंगे नदी का नाम याद रखिएगा सिंधु, सिंधु नदी, जगह लड़काना, लड़काना प्रांत या लड़काना जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। ठीक है, इतना तो ध्यान रखेंगे, इतना आपकी इसका इंफॉर्मेशन हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया की दृष्टि से ये सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो सेकंड स्थल कौन है? तो सेकंड स्थल आपके पास है वो आपका हड़प्पा है। ठीक है, याद रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, यहां पर दो चीजें बहुत अच्छी तरह से मिला है। एक चीज है याद रखेंगे वो है विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार। ये जो स्नानागार है, जैसे कि आज हम लोग कभी कभी किसी अनुष्ठान में पोखर, तालाब या फिर नदी या कहीं और जाके स्नान करते हैं। ठीक है, किसी अनुष्ठान में, खासकर उस समय जब छठ पर्व होता होगा, होता है उस समय, या फिर कोई और फंक्शन में, जो अपने रिचुअल है, जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है उनमें, तो उस समय में यहाँ पर मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार है, यहाँ पर लोग विशेष अनुष्ठान के समय स्नान करने आता था, यानी धार्मिक अनुष्ठान चलता था उस समय स्नान करने आता था। क्योंकि यहाँ पर जो इनकी चारों ओर जो क्या बोला जाए कि तालाब का या स्नानागार का चारों ओर जो मेड़ बना हुआ था, उसमें अग्नि कुंड मिला है या अग्निवेदी मिला है। तो इसका मतलब है कि उस समय लोग स्नान करके होना यहाँ पर पूजा पाठ करता होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस स्नानागार का लंबाई, चौड़ाई और गहराई को भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई है, तो वो याद रखेंगे इस तरह करके कि 11.88 मीटर लंबा गुना 7.01 मीटर चौड़ा। ठीक है, और 2.43
2.43 मीटर गहरा, यानी इतना। ये आपका इसको याद रखेंगे, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। अगर इस सिंपल तरीके से कभी पूछ देता है तो ये भी लिखा जाता है 12 इंटू 7 इंटू 2.5 मीटर। ठीक है, बस इतना भी आपको अगर याद रह जाता है तो काम चल जाएगा। ठीक है, कभी कभी इतना सिंपल तरीके से दे देता है तो आपको याद रखिएगा। तो ये विशाल स्नानागार है, और ध्यान रखेंगे धार्मिक अनुष्ठान के समय लोग यहाँ पर नहाने के लिए आता था। आगे एक है विशाल अन्नागार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगला है विशाल अन्नागार। तो विशाल अन्नागार भी मौजूद मिला है। तो चलिए हम लोग विशाल अन्नागार की तरफ चलते हैं। विशाल अन्नागार, ठीक है, कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत, ध्यान रखेंगे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत के रूप में विशाल अन्नागार। अब ये अन्नागार की जो लंबाई चौड़ाई है उसको ध्यान रखेंगे, 45 इंटू 45 इंटू 71 मीटर लंबा गुना 15.23 मीटर चौड़ा। ठीक है, इतना बड़ा घर था, 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा, इतना बड़ा घर था, जो कि इस सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत भी नजर आता है। ठीक है, तो ये घर क्यों बनाया था आपके जहन में आना चाहिए। हो ना हो उस समय उसे लग रहा था कि यहाँ अनाज रखा जाए, और अनाज रखने के बाद कभी अकाल पड़े, विपत्ति पड़े, उस समय इसका उपयोग किया जाए। आज भी करते हैं, आज भी हमारे समाज के लोग करते हैं इस चीज को, कि अनाज को रखते हैं, क्या पता वर्षा ना हो। क्योंकि हमारी जो कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ के लोग किसान आज भी गरीबी और ऐसे जी रहे हैं। अगर साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अगर मानसून ना हो तो फिर कृषि नहीं होगा। तो कहता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यानी आप मानसून हुआ तो ठीक है और ना हुआ तो कृषि नहीं होगा। इसलिए आज भी अनाज को रखते हैं सहेज कर, तो उस समय भी इस अन्नागार में अनाज रखता हो। ठीक है, इसलिए ये अन्नागार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो चीजें मिली है यहाँ पर मंदिरों से, तो वो है आपका मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट चीजें मिली है वो है मातृ देवी की मूर्ति। ध्यान रखेंगे, मातृ देवी की मूर्ति, यानी माँ की पूजा आज भी होता है, उस समय में भी होता था। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक दुर्ग टीले को एक पश्चिमी भाग में, इस स्थल का पश्चिमी भाग में एक दुर्ग टीला है। ठीक है, दुर्ग टीला है, इसको स्तूप टीला भी कहा जाता है, स्तूप टीला भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको स्तूप टीला भी कहा जाता है। लेकिन ये स्तूप कुषाण काल का है, उस समय का नहीं। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वहां पर किसी पर कोई मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये जो स्तूप है ये कब की है, ध्यान रखेंगे, कुषाण काल का है। ठीक है, कुषाण काल का है, यानी उस समय का नहीं है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो और चीजें मिली है वो मिला है कांसे की मूर्ति मिला है। ठीक है, कांसे की मूर्ति मिला है। वो मूर्ति में ये दिखाया गया है कि नृत्यरत यानी नाचते हुए एक महिला को दिखाया गया है। ठीक है, कांसे की मूर्ति मिला है, लेकिन उस मूर्ति में नाचते हुए महिला को दिखाया गया है। ठीक है, आगे एक पुजारी की मूर्ति मिला है। ध्यान रखेंगे, पुजारी की मूर्ति मिला है, पुजारी की मूर्ति मिला है, यानी एक व्यक्ति बड़ा अच्छा साल ओढ़े हुए, पलथी मारे हुए, जिसका बड़ा बड़ा दाढ़ी है, वो उस तरह का पुजारी का मूर्ति मिला है। इसके बाद एक मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव जी का फिगर मिला है। अब देखिए, अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि एक मुद्रा पर पशुपतिनाथ शिव जी को आज के जो शिव जी हैं वैसे ही मूर्ति मिला उस समय का। तो आज के शिव जी से हम उसे तुलना कर दिया गया। तो जो भी चीजें मिला है वो हमें आज के वस्तुओं से तुलना करते हैं, आज के देवताओं से तुलना करते हैं, आज की
सामानों से तुलना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पर मिला है वो है कुंभकारों की 6 भट्ठे। ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट चीजें हैं कुंभकारों की 6 भट्ठे मिले हैं, यानी ईंट पकाने वाले भट्ठे की बात किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सूती कपड़ा भी मिला है, ध्यान रखेंगे सूती कपड़ा भी मिला है, हाथी का दांत भी मिला है, हाथी का दांत भी मिला है। इसके बाद गले हुए तांबे का ढेर मिला है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गले हुए तांबे का ढेर मिला है। साथ साथ में घोड़े का दांत मिला है, ध्यान रखेंगे घोड़े का दांत मिला है। और शव विसर्जन करने की यहाँ पर 2 विधियां थी। एक विधि था आंशिक समाधान और दूसरा विधि था पूर्ण समाधान, यानी दफना दिया जाना। ठीक है, तो इतना कुछ यहां से प्राप्त हुई। कौन कौन चीजें प्राप्त हुई देखिए, ध्यान रखेंगे। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, पश्चिम में एक दुर्ग टीला है जिसको स्तूप टीला कहा जाता है, ये कुषाण काल का है। कांसे की मूर्ति मिला है, पुजारी की मूर्ति मिला है। ठीक है, और इस कांसे की मूर्ति में नृत्य करती हुई महिलाएं मिली है। ठीक है, मुद्रा अंकित पशुपतिनाथ का मूर्ति मिला है जिसको शिव जी से जोड़ दिया गया है। कुंभकारों का 6 भट्ठे मिले हैं, सूती कपड़ा, हाथी के दांत या कपाल खंड, ठीक है, गले हुए तांबे का ढेर और घोड़े का दांत भी मिला है। साथ साथ यहाँ पर जो दफनाते थे यानी समाधिकरण की बात किया जा रहा है, तो 2 प्रकार का समाधान था। एक आंशिक समाधान यानी लाश को कुछ दिन के लिए खुले में छोड़ देना, इसके बाद उसे जब सब कौवा बिल्ली जो भी जिसको खाना है खा लेने के बाद जो रेस्ट बचता था उसको लास्ट में दफना देते। ठीक है, ये आंशिक समाधान हो गया। और दूसरा जो मिला है वो है पूर्ण समाधान का करने का मतलब है उसे मिट्टी में नीचे दफना देना होता था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगला जो क्या बोला जाए कि स्थल है उसको देखते हैं। तो वो स्थल है चनुद्रो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चनुद्रो के बारे में, लेकिन इससे पहले इसको मिटाना होगा। चलिए हम लोग मिटाते हैं पहले, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्थल है चनुद्रो। चलिए इन स्थल के बारे में हम लोग जानेंगे। ये स्थल भी पाकिस्तान में ही है, इंडिया में है नहीं। ठीक है, ये पाकिस्तान में है। नदी का नाम ध्यान रखेंगे सिंधु नदी। ठीक है, उसके किनारे बसा हुआ है। और इसमें इसका खुदाई जो करता है उनका 2 नाम है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक 1931 में नाम रखेंगे, याद रखेंगे, एन गोपाल मजुमदार। ठीक है, इसने खुदाई किया था मजुमदार। और 1934-35 में अर्नेस्ट मेके इसने खुदाई करवाया था। ठीक है, 2 व्यक्ति यहाँ पर हैं, दोनों का अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति हैं, इनको ध्यान रखेंगे। ये अलग अलग व्यक्ति ने खुदाई किया था। 1931 में एन गोपाल मजुमदार और 1935 में अर्नेस्ट मेके। ध्यान रखेंगे यहाँ पर गुड़िया निर्माण करने का कारखाना मिला है। ध्यान रखेंगे गुड़िया निर्माण करने की कारखाना मिला है। कहां पर से? चनुद्रो से। नेक्स्ट आपके पास है कि यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता का जो संस्कृति हुआ था तो मिला ही है, लेकिन प्राक हड़प्पा कालीन। ठीक है, प्राक हड़प्पा कालीन का, ठीक है, प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति का जो प्रमाण है यहाँ पर मिला है और वो है झुक्कड़ झांगर संस्कृति। ध्यान रखेंगे प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति का जो प्रमाण मिला है वो है झुक्कड़ झांगर संस्कृति, ये भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो झुक्कड़ झांगर संस्कृति कहां से मिला है, क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत बार। तो झुक्कड़ झांगर संस्कृति चनुद्रो से प्राप्त हुई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो एक सौंदर्य प्रसाधन के लिए एक वस्तु मिली है वो है आपका लिपस्टिक। ठीक है, एक डंडा मिला है, आज की लिपस्टिक से उसे तुलना कर दिया गया है। ठीक है, और कोई बात नहीं, लिपस्टिक मिला है, इसको ध्यान रखेंगे।
सौंदर्य प्रसाधन है, महिलाओं के लिए अपने सजने का एक बहुत अच्छी वस्तुएं हैं, वो मिला है, ध्यान रखेंगे। इसमें यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहाँ अलंकृत हाथी खिलौना मिला है, अलंकृत यानी सजा हुआ, ठीक है, अलंकृत हाथी का खिलौना मिला है, ध्यान रखेंगे, खिलौना मिला है। कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा। अलंकृत हाथी का, अलंकृत हाथी खिलौना मिला है। साथ साथ में यहां पर ध्यान रखेंगे कि कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए, ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए उसका पद चिन्ह मिला है, कहां से, तो चनोदड़ों से, ठीक है। कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए उसका पद चिन्ह मिला है, कहां से, चनोदड़ों से प्राप्त हुई है, ठीक है। एकमात्र ऐसा पूरा स्थल, यानी एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल जहां से वक्राकार, ठीक है, वक्राकार ईंट मिला है, ध्यान रखेंगे, वक्राकार ईंट मिला है। एकमात्र स्थल, एकमात्र पूरा स्थल जहां से वक्राकार ईंट मिला है। साथ साथ ध्यान रखेंगे यहां पर किसी प्रकार कोई दुर्ग नहीं मिला है, ठीक है, इस स्थल से किसी प्रकार का कोई दुर्ग नहीं मिला है, ठीक है, नहीं मिला है, ध्यान रखेंगे, नहीं मिला है। और अंतिम बातें इस बात की है कि यहाँ पर औद्योगिक केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर मोहरे बनाने का, साथ साथ में भार माप बनाने का, मुद्रा बनाने का, इस सब कारखाने यहाँ पर थे। मन के बनाने का कारखाना हुआ करता था। इसका मतलब है कि चन्हुदड़ो एक औद्योगिक नगर हुआ करता था, ठीक है। यानी याद रखेंगे चन्हुदड़ो पाकिस्तान सिंधु नदी किनारे है। 1931 में एन गोपाल मजुमदार द्वारा खोजा गया था। 1935 में अर्नेस्ट मैके ने इसको कह सकते हैं कि दोबारा खोजा गया। यहाँ गुड़िया निर्माण करने का कारखाना हुआ करता था। कारखाने के तौर पर ये शहर है, औद्योगिक नगर है। साथ साथ में ये भी जानिएगा कि प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति में झूकर झांगर संस्कृति यहीं से प्राप्त हुई है। लिपस्टिक भी प्राप्त हुई है, ठीक है, लिपस्टिक प्राप्त हुई है। आगे करके अलंकृत हाथी का खिलौना, कुत्ता को बिल्ली पीछा करते हुए पदचिन्ह मिला है, और लास्ट में वक्राकार ईंटें, एकमात्र पूरा स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। और दुर्ग यहां से नहीं प्राप्त हुई है, दुर्ग यहां से प्राप्त नहीं हुई है। तो हम लोग आज 3 स्थल को ही रखते हैं। नेक्स्ट डे आगे कुछ स्थल और लेंगे और उसको हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए, और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।